सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीएसई ने क्लास 10th की इस साल की जो डेट शीट है ना वो आपके रिलीज कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूं। सीबीएसई की तरफ से भाई साहब इतना बड़ा आर्टिकल आया है। सीबीएसई ने इतना बड़ा आर्टिकल रिलीज करा है 9 पेजेस का, लेकिन आपको ये आर्टिकल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ लिया है और मैं तुम्हें ना बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा कि इतने बड़े आर्टिकल के अंदर आखिर क्या लिखा हुआ है। तो इस आर्टिकल के अंदर सीबीएसई ने आपके इस साल की जो डेट शीट है ना वो आपकी रिलीज कर दी है। अब डेट शीट के अंदर कौन सा पेपर कब होगा, सारी चीज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा, तो आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं पहले वाली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि इस साल तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम होंगे ना वो आपके 2 कैटेगरी में होंगे, यानी कि इस साल तुम्हारे 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। भैया 2 बोर्ड एग्जाम होंगे तो इसका मतलब ये है कि टर्म 1 का पेपर अलग होगा, टर्म 2 का पेपर अलग होगा। क्या दोनों पेपर हम दूसरे स्कूल में देने जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जो 2 बोर्ड एग्जाम होंगे ना वो आपके 2 फेजेस के अंदर होंगे। ठीक है, 2 फेजेस का मतलब क्या है कि तुम्हें ना 2 बार मौका मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। मान लो फेज 1 के अंदर आपके ना थोड़े से नंबर कम आ गए, ठीक है, कि भैया मेरे ना मान लो फेज 1 के अंदर 80% आ गए और मैं ना खुश नहीं हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करता था, मेरे और अच्छे नंबर आने चाहिए थे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, तुम है ना फेज 2 के अंदर दोबारा सेकंड टाइम अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और मान लो तुम्हारे फेज 2 के अंदर ज्यादा बेटर परसेंटेज आ गए, मान लो 90% आ गए, तो क्या होगा, तुम्हारी जो मार्कशीट होगी ना, जो 10th क्लास की तुम्हारी जो मार्कशीट बनेगी उसके ऊपर 90% लिखे आएंगे, 80% लिखे नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तुम्हारी जो मार्कशीट होगी ना उसके ऊपर फेज 1 और फेज 2 दोनों में से जिसमें बेटर मार्क्स होंगे वो मार्क्स तुम्हारी मार्कशीट के ऊपर लिखे आएंगे। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? मान लो तुम्हारे फेज 1 के अंदर 90% आ गए और तुम्हें ऐसा लगा कि यार मैं तो और बेटर कर सकता हूं, लेकिन फेज 2 में तुम्हारे मान लो कम परसेंटेज आ गए, 85 आ गए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम्हारी मार्कशीट पे 90% लिखे आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चॉइस तुम्हारे पास है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दोनों फेज के एग्जाम देने कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, ये चॉइस बच्चे के पास होगी, ये तुम्हारे पास चॉइस है। मान लो तुम्हारे फेज 1 में तुम्हारे 85% आ गए, ठीक है, अब अगर तुम फेज 2 के पेपर देना चाहते हो तो दे सकते हो। अगर आप खुश हो ना कि भैया मैं 85% में ना खुश हूं, तो आपको फेज 2 के एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, चॉइस तुम्हारे पास है कि तुम्हें फेज 2 के पेपर देने हैं या नहीं देने। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? तो एक्चुअली में जो तुम्हारे 2 बोर्ड एग्जाम होंगे ना वो ऐसे नहीं होंगे कि टर्म 1 का पेपर भी मतलब तुम दूसरे स्कूल में देने जा रहे हो, टर्म 2 का पेपर भी तुम दूसरे स्कूल में देने जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। 2 बोर्ड एग्जाम का मतलब ये है कि तुम्हारे पास चॉइस है। अगर मान लो तुम्हारे फेज 1 के अंदर कम नंबर आते हैं तो तुम दोबारा से एग्जाम देके अपने जो मार्क्स है वो इंक्रीज करवा सकते हो, और दोनों फेजेस के अंदर जिसमें तुम्हारे बेटर मार्क्स होंगे वही मार्क्स तुम्हारे मार्कशीट के ऊपर लिखे जाएंगे। क्लियर एवरीवन? ये बेसिक चीज समझ में आई? ठीक है, और तुम्हें ये भी पता चल गया ना कि चॉइस तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे स्कूल टीचर बोले ना कि बेटा तू दोबारा से दे दे, तो तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है, खुद से लगता है कि हाँ भैया मैं दोबारा पेपर देके ना अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूं, मेरे को शायद मेरे ना फेज 1 में ना हार्ड चेकिंग हो गई, मेरे जानबूझ के किसी टीचर ने गलत नंबर दे दिए, तो अगर आपको अंदर से लगता है ना कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो तो ही आपको फेज 2 के एग्जाम देने हैं। क्लियर एवरीवन? और हम आपको एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि भैया मान लो फेज 1 में मेरे 85% आ गए, अगर फेज 2 का एग्जाम फ्री है तो दे देते हैं, क्या जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। फेज 2 के एग्जाम में आपकी ना क्या लगेगी, आपकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी। ठीक है, और ये फीस कितनी होगी वो मैं आपको बता देता हूं, 700 रुपीज पर सब्जेक्ट आपकी क्या लगेगी, आपकी फीस लगेगी। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया, तुम्हारे पास है ना सब्जेक्ट की भी चॉइस होगी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है 5 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, ये आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं। हो सकता है आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी ले रखा हो, जैसे आईटी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है तो आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप जब फेज 1 के अंदर पेपर दोगे तो आपके पास 5 तो मेन सब्जेक्ट होंगे, एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट होगा, और अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है तो आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट का पेपर दोगे, एडिशनल सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट का पेपर दोगे। अब मान के चलो तुम्हारे ना मतलब 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, तुम्हारे मान लो मैथ में अच्छे नंबर आ गए, एसएसटी में अच्छे नंबर आ गए, साइंस में अच्छे नंबर आ गए, हिंदी में अच्छे नंबर आ गए, मान लो तुम्हारे इंग्लिश में नंबर कम आ गए, ठीक है,
इंग्लिश में नंबर कम आ गए और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंग्लिश वाला जो पेपर है ना वो बेटर चेक हो सकता था, मतलब जिस एग्जामिनर ने तुम्हारा पेपर चेक करा उसने जानबूझ के तुम्हारे नंबर कम दे दिए, या तुम्हें लगता है कि मेरे इंग्लिश में ना इतने कम नंबर नहीं आने चाहिए थे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम फेज 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर दे सकते हो। तुम्हें ना पांचों के पांचों सब्जेक्ट का पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे कम नंबर आए हैं तुम सिर्फ उस सब्जेक्ट का भी पेपर दे सकते हो। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? अब मान लो तुम्हारे ना 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए, तो उस केस में तुम्हें सिर्फ 2 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे कम नंबर आए हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फेज में अपने उसी सब्जेक्ट का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर एवरीवन? और तुम्हारी फीस कितनी लगेगी? तुम्हारी फीस लगेगी 700 रुपए पर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए, तुम्हें पांचों के पांचों सब्जेक्ट का पेपर दोबारा देना है, तो उस केस में कितने रुपए लगेंगे? 700 इंटू 5 कर देना, 3500 रुपए लगेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये चॉइस तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सेकंड फेज का पेपर देना है या नहीं देना। और अगर तुम्हें सेकंड फेज का पेपर देना है तो कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है, समझ रहे हो मेरी बात? ये चॉइस तुम्हारे पास होगी। क्लियर एवरीवन? ये बेसिक चीज समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि फेज 1 और फेज 2 का पेपर आपका कब कब होगा। तो देखो, जो आपका फेज 1 वाला जो पेपर होगा ना वो आपका 17 फरवरी से लेके 6 मार्च तक होगा। तो फेज 1 वाले जो पेपर है ना वो आपके 6 मार्च को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फेज 2 के पेपर हैं वो आपके 5 मई से लेके 20 मई तक चलेंगे, 15 दिन तक चलेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच में कितना गैप है? दोनों के बीच में मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने का गैप है। समझ रहे हो? यानी कि अगर आपका मान लो फेज 1 का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास 2 महीने हैं अपनी तैयारी करने के। मान लो तुम्हारे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में फेज 1 के अंदर मान लो कम नंबर आ गए, इंग्लिश में मान लो तुम्हारे 50 नंबर आ गए। ठीक है, इंग्लिश में मान लो तुम्हारे फेज 1 के अंदर 50 नंबर आ गए। अब तुम्हें समझ तो आ ही जाएगा, अंदर से फीलिंग आ जाती है ना कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो उस केस में क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 महीने होंगे अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। फिर 2 महीने अपनी अच्छे से तैयारी करो इंग्लिश के अंदर, फेज 2 के अंदर जाके इंग्लिश का पेपर दे दो, अपने मार्क्स इंप्रूव करवा लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से तुम्हारे पास दोनों फेजेस के बीच में 2 महीने का गैप होगा। समझे मेरी बात? तो दोनों फेजेस के बीच में आपका कितना गैप है? 2 महीने का गैप है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? और हाँ यार, बहुत सारे बच्चे ना कल मेरे को ना मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप हमें ये चीजें बताते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप हमें ना एक ऐसी बुक सजेस्ट कर दो जिसके अंदर सीबीएसई के जितने भी नए टाइप वाले क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमें एक ही बुक के अंदर अच्छे से अरेंज करके मिल जाए। तो जैसे कि आप जानते हो और इस साल है ना सीबीएसई आपके पेपर के अंदर बहुत सारे अलग अलग और नए नए टाइप के क्वेश्चन आपका डालने वाला है। जैसे आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो गए। जितने भी आपके ये नए टाइप वाले क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी बुक में तो नहीं मिलेंगे, है ना? मेरे को ये बताओ, जो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है या जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन है, क्या ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है? नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कोई नई बुक परचेज करनी पड़ेगी। और आप मानोगे नहीं, यहां पे मेरे सामने ना 7 से 8 अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं। इन सबको मैंने अच्छे से पढ़ा है, इन सबको मैंने अपने पैसे से परचेज करा, अच्छे से मैंने इनको पढ़ा, अच्छे से मैंने इसको एनालाइज करा। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं दैट ओसवाल क्वेश्चन बैंक आर द बेस्ट। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बैंक मैंने अपने पैसे से परचेज करे हैं। और आप देख सकते हो मेरे पास मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है और मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन बैंक भी है। इन सबको मैंने अपने पैसे से परचेज करा है। यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं। इन सबको मैंने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से एनालाइज किया, सबके क्वेश्चंस की क्वालिटी मैंने एनालाइज करी, सबके क्वेश्चंस की क्वांटिटी मैंने एनालाइज करी, यहां तक तो मतलब मैंने ना पेपर की क्वालिटी भी एनालाइज करी। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं दैट दीज ओसवाल क्वेश्चन बैंक आर द बेस्ट। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है, आप जो भी परचेज करना चाहो वो आप परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो मैं तो बोलूंगा कि भाई जो लेना ले लो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता, एक समझदार स्टूडेंट वही होता है जो स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैथ में ना तुम 4-4 किताबें ले लो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ना। मैं आपको बोलूंगा कि साइंस में भी तुम 4-4 पब्लिकेशन की किताबें ले लो। घर को लाइब्रेरी थोड़ी ना बनाना कि बस किताबें खरीद रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? आपको बस एक सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक परचेज करनी है और ऐसी बुक परचेज करनी है जिसके अंदर सीबीएसई के जितने भी आपके नए टाइप वाले क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी आपके नए टाइप वाले क्वेश्चन है, सारे उस एक ही बुक के अंदर होने चाहिए। समझ रहे हो? तो आपको ऐसी बुक परचेज करनी है और मेरे हिसाब से ओसवाल के क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है। बाकी देखो आपकी मर्जी, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा तो आप कहीं भी पैसा वेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो ना तो आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ही परचेज करोगे, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे टाइप वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। और देखो यार, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये वीडियो ना बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है।
आपकी मर्जी है, आप इस बुक को परचेज करना चाहो कर लेना, नहीं करना मत करना, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से भी ले सकते हो। आपको ऑफलाइन से लेना है ऑफलाइन से ले लेना, ऑनलाइन से लेना ऑनलाइन से ले लेना। लेकिन हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर 300 रुपए का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन से लोगे तो आपके 300 रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर 300 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 3 बुक परचेज करते हो तो टोटल तुम्हारे 900 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जिस पब्लिकेशन के लेनी है ले लेना, जहां से लेनी है वहां से ले लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना तो तुम्हें एक बुक पे 300 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 2 बुक परचेज करोगे तो 600 रुपए का कैशबैक मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लियर एवरीवन? अब मैं तुम्हें ना फेज 1 की डेट शीट बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो जो आपका फेज 1 का पेपर होगा ना, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेज 1 के जो पेपर होंगे वो आपके 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो 17 फरवरी को जो आपका पहला पेपर है दैट इज ऑफ मैथ्स। तो पहला पेपर आपका मैथ का होगा। जनरली पहले क्या होता था कि आपका जो पहला पेपर है ना वो इंग्लिश का होता था, लेकिन इस बार से आपका जो पहला पेपर होगा ना वो आपका मैथ का होगा, ठीक है। दूसरा पेपर आपका एसएसटी का है जो कि आपका 21 तारीख को होगा। यहां पे आपको कितने दिन का गैप है? 4 दिन की आपको छुट्टी मिली है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पेपर आपका साइंस का होगा जो कि आपका 25 तारीख को होगा। यहां पे आपके पास 3 दिन की छुट्टी है, 22, 23, 24 3 दिन की छुट्टी है। इसके बाद चौथा पेपर आपका हिंदी का होगा। तो जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना वो आपके लास्ट में है और जो मेन सब्जेक्ट है ना वो आपके पहले है, ठीक है। मैथ एसएसटी साइंस के पहले होंगे, हिंदी इंग्लिश का आपका बाद में होगा। हिंदी का पेपर आपका 27 तारीख को होगा, यानी कि आपको सिर्फ इसमें 1 दिन की छुट्टी मिली है, ठीक है। और जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो आपका आखिरी होगा। और अगर 28 का महीना है तो यहाँ पे आपको 2 दिन की छुट्टी मिली है। तो यार मेरे हिसाब से जो आपकी डेट शीट है ना वो बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो एसएसटी के अंदर आपके पास टोटल 4 किताबें हैं। तो अगर आपको 4 दिन की छुट्टी मिल रही है ये बहुत अच्छी चीज है। समझ रहे हो मेरी बात? और साइंस के पेपर में आपके पास 3 दिन की छुट्टी है, तो एक दिन बायोलॉजी कर लेना, दूसरे दिन आप फिजिक्स कर लेना, तीसरे दिन केमिस्ट्री कर लेना। समझ रहे हो? और हिंदी में आपके पास 1 दिन की छुट्टी है। मेरे को लग रहा है यार हिंदी के पेपर में अगर 2 दिन की छुट्टी कर देते ना तो बेटर रहता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डेट शीट तो आपकी फाइनल ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसी डेट शीट में हमें काम चलाना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आपके पास 2 दिन की छुट्टी है। क्लियर एवरीवन? तो ये आपके फेज 1 की डेट शीट होने वाली है। तो फेज 1 की जो डेट शीट है वो आपको समझ में आई? ओके। अब जो आपकी होली है ना ये आपके 4 मार्च को आएगी। तो मेरे हिसाब से यार ये जो डेट शीट है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करी गई है, क्योंकि जो आपके पेपर है ना वो आपके पहले खत्म हो जाएंगे, तो जो आपकी होली है ना वो बीच में नहीं आएगी। तो यार मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डेट शीट है, क्योंकि आप है ना होली बहुत फ्री माइंड से एंजॉय कर पाओगे। जनरली क्या होता है जो होली है ना वो पेपरों के बीच में आ जाती है, ना पेपर अच्छे से दे पाते ना होली अच्छे से एंजॉय कर पाते, खिचड़ी पक जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से यार ये जो डेट शीट है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करी गई है, क्योंकि आप है ना होली को फ्री माइंड से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो आपका 20 तारीख को आएगा, यानी कि आपके पेपर 2 मार्च को खत्म हो गए, 20 अप्रैल को आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपका अराउंड पूरा तो मार्च ले लो, ठीक है, 28 31 का महीना होता है तो 29 डेज मार्च के हो गए, 20 दिन इसके हो गए, तो 20 दिन अप्रैल में हो गए। तो आपके पास टोटल यानी कि 50 दिन बाद आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 50 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके फेज 1 का टाइम स्केड्यूल होने वाला है। 17 तारीख से लेकर 2 मार्च तक आपके फेज 1 के पेपर चलेंगे, 4 मार्च को आपकी होली है, और फेज 1 का जो रिजल्ट है ना वो आपका 20 अप्रैल को आएगा, यानी कि ऑन एवरेज 50 दिन मान लो, ठीक है। 50 दिन बाद आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फेज 1 का। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया फेज 1 का, लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो, आपको लगता है कि यार भैया मेरा ना और बेटर रिजल्ट आ सकता था, तो आप क्या करोगे, आपको ना 5 दिन मिलेंगे अपना फेज 2 का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। फेज 2 के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको कितने दिन का टाइम मिलेगा, 5 दिन का टाइम मिलेगा। 5 दिन में सोच लेना कि आपको फेज 2 का पेपर देना है या नहीं देना। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपको फेज 2 के पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया मैं और बेटर कर सकता था, तो आपको 5 दिन का गैप मिलेगा, जिसमें आप फेज 2 का जो फॉर्म है ना वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। कितनी फीस लगेगी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, पर सब्जेक्ट आपके 700 रुपए लगेंगे। क्लियर एवरीवन? और जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है ना कि मेरे बेटर मार्क्स आ सकते थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देना है, आपको ना सारे पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अब मैं आपको ना फेज 2 की डेट शीट बताता हूं, ध्यान से देखना।
तो फेज 2 के अंदर पहला पेपर भी आपका मैथ का होगा जो कि आपका 5 मई को होगा, दूसरा पेपर आपका एसएसटी का होगा जो कि 9 तारीख को होगा। यहां पे आपके पास कितने दिन का गैप है? 3 दिन का गैप है, 6, 7 और 8, ठीक है। इसके बाद साइंस का पेपर आपका 13 तारीख को होगा, यानी कि आपके पास यहां पे भी 3 दिन का गैप है, ठीक है। तो यहां पे भी 3 दिन का गैप है। फिर इसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होगा जो कि 18 तारीख को होगा। यार इंग्लिश के पेपर में 4 दिन का गैप कैसे दे दिया? फेज 1 के अंदर सिर्फ 2 दिन का गैप दिया, यहां पे फेज 2 के अंदर 4 दिन का गैप दे दिया। 14, 15, 16, 17 4 दिन का गैप हो गया। इसके बाद हिंदी के पेपर में यहां पे आपके पास 2 दिन की छुट्टी है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपका फेज 2 का जो डेट शीट है, फेज 2 की डेट शीट इस तरीके से होने वाली है। और फेज 2 का जो रिजल्ट है ना, ये आपका 30 जून को आएगा। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपका फेज 2 की डेट शीट होने वाली है। मैं साइड में हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो ये आपके फेज 2 की डेट शीट है। और अगर आपको फेज 1 की डेट शीट का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं ये सारी चीजें इरेज कर देता हूं और साइड में हट जाता हूं। आप फेज 1 के डेट शीट की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर एवरीवन? देखो यार, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फेज 1 फेज 2 दोनों अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिए। दोनों की जो डेट शीट है वो भी मैंने आपको बता दी। क्योंकि देखो यार, ये जो आर्टिकल सीबीएसई ने रिलीज करा ना, ये भाई साहब बहुत ज्यादा लंबा आर्टिकल है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब मैं ऐसी अगले कोई भी सीबीएसई का अपडेट आता है, कोई भी सीबीएसई की अर्जेंट इंफॉर्मेशन आती है, वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यार एक चीज और कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।